आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में देश का बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे रेल क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान के दर्शन किए। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित टेक्सटाइल्स प्रदर्शनी में देश भर की कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। प्रदर्शनी के दौरान युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के कई अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीवी एंकर शेफाली से एक मामले में पूछताछ की। एजेंसी ने उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल किए। मामले की जांच जारी है और ईडी की ओर से अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए नई ड्रेस लागू की गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इससे एकरूपता और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया और भजन कीर्तन के बीच भगवान के दर्शन किए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे को कथित ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के करोल बाग में फैशन ब्रांड कैंटाबिल का सबसे बड़ा स्टोर शुरू हो गया है। कंपनी का कहना है कि इस नए स्टोर से ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर खरीदारी का अनुभव मिलेगा। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका जताई है। मामले पर अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसियां उनसे पूछताछ कर नेटवर्क और साजिश के अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि केवल मतदाता सूची में नाम होने या न होने के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं की जा सकती। अदालत ने नागरिकता से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया। सिख समुदाय के प्रमुख नेता सरदार तेजा सिंह समुद्री को विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके सामाजिक, धार्मिक और जनसेवा के योगदान को याद करते हुए उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियों की संस्था श्री रामलीला महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रेसिडेंट श्री अर्जुन कुमार के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री संजीव खिरवार से मिला और उन्हें रामलीला संबंधित समस्याओं को समय पूर्व हल करने का अनुरोध करते हुए महासंघ की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा। श्री रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट श्री अर्जुन कुमार ने आयुक्त श्री संजीव खिरवार से लीला मंचन की तैयारी एवं लीला मंचन के लिए नगर निगम के ग्राउंड आयोजकों को कम से कम 40 दिन पूर्व प्रदान किए जाए। इसके साथ रामलीलाओं के प्रचार प्रसार के लिए 25 अगस्त से 25 अक्टूबर तक बैनर, होर्डिंग आदि लगाने की परमिशन दी जाए। दिल्ली के लीला स्थलों पर डीडीटी पाउडर, मलेरिया डेंगू की दवाइयों का छिड़काव, शौचालय, लीला स्थलों के आसपास स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रीय जोनल ऑफिस में रामलीला के लिए पिछले वर्ष की भांति सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए। श्री रामलीला महासंघ के महामंत्री श्री सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार रामलीला मंचन समारोह 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक संपन्न होगा। दशहरा पर्व समारोह 20 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। निगम आयुक्त श्री संजीव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आश्वासन दिया कि दिल्ली की रामलीलाओं को मकडी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 16 जुलाई को एक भव्य सम्मान समारोह में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स फाउंडेशन द्वारा असम के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया को 25 वर्षों से समाज और मानवाधिकार के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एन. शुक्ला ने डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया को अवार्ड देकर सम्मानित किया तथा वहीं इस कार्यक्रम में एस.एन. शुक्ला के अलावा पूर्व सांसद सदस्य श्री अविनाश राय खन्ना,
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंडर सचिव श्री सुनील कुमार भी उपस्थित हुए। गौरतलब है कि डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया को पिछले 25 वर्षों से समाज की सेवा करने हेतु 180 से भी अधिक अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मुझे आज यहाँ पर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स फाउंडेशन USA का ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ये काम करते हैं मानवाधिकार का क्षेत्र में, जैसे कि डायन प्रथा के विरुद्ध, अंधविश्वास में, सुपरस्टिशन को रोकने के लिए, बंद करने के लिए जो मैंने कदम उठाया, और लास्ट 25-26 ईयर्स सामाजिक क्षेत्र और मानवाधिकार के क्षेत्र में मैंने जो काम किया उसके ऊपर आज ये मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मुझे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड मिल रहा है और इसके लिए मैं आज खुशी हूँ कि ये लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया, मैं असम से हूँ और यहाँ पर CSR समिट के साथ साथ यहाँ पर अवार्ड फंक्शन भी हुए हैं और आज मुझे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड मिले हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है कि मैंने मानवाधिकार के लिए काफ़ी काम किया है, जैसे कि डायन प्रथा को दूर करने के लिए, और बहुत सारे हैं, इसमें से पुलिस की फेक एनकाउंटर है, इसके लिए मैंने काम किया है। और लास्ट 26 इयर्स मैंने काम किया है, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे पर काम किया है और इसके लिए यहाँ पर आज मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुशी हूँ। श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सूट नंबर 1 पर चर्चा हुई और जो पुरानी एप्लीकेशन लगी हुई है उन पर बिंदुवाद तय होने थे। हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री AP सिंह जी ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहता है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और सनातनी हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन मेवात में दे दी जाएगी और मस्जिद बनाने का पूरा खर्चा दिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध अतिक्रमण कर लिया था, वह अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटना चाहिए और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया पूजा उपासना अधिनियम 1991 के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता है यह मामला लंबा खींच जाए क्योंकि हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे सभी को न्यायालय में जमा कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में याचिकाकर्ता दिनेश फलारी महाराज ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास न तो पानी का बिल है और न ही बिजली का बिल है और हमको न्यायालय पर विश्वास है, साक्ष्यों के आधार पर हिंदुओं की जीत हो। श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सूट नंबर 1 पर काफ़ी चर्चा हुई और माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अधिवक्ताओं के मध्य में खूब बहस हुई। हिंदू पक्ष चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जल्द से जल्द आज़ाद हो और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए बर्सिब एक्ट 91 के सहारे इस पूरे मामले को वो लंबा खींचना चाहता है। लेकिन सनातनी हिंदुओं के मंदिर के जो सबूत थे वो माननीय न्यायालय में जमा हो चुके हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो लड़ाई परम पूज्य संत दिनेश फलाहारी जी और कृष्ण जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय संरक्षक रूप सिंह नागर जी हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने व्रत के साथ, नंगे पैर फलाहार के साथ। और आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में केस था, सुनवाई थी और उसमें मेडिएशन की भी बात की गई, मध्यस्थता की भी बात की गई। हम लगातार कह रहे हैं, हमारा न्यास लगातार कह रहा है, परम पूज्य संत जन यही कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई धार्मिक आस्था सनातन से जुड़ी हुई है। अगर उन्हें जमीन चाहिए ईदगाह कमेटी वालों को तो हम उन्हें मेवात में 10 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं और साथ में मस्जिद बना के भी देने के लिए तैयार हैं। मेवात में उनका प्रभाव रहेगा
तो धर्म के द्वारा वहां के लोगों में सुधार आए। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद और शिक्षा सुधार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार तड़के तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस उन्हें जंतर मंतर से मेडिकल जांच के लिए अपने साथ ले गई। उनके समर्थकों ने इसे जबरन कार्रवाई बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।